हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर पर। आज की ये क्लास ईएमआरएस के लिए है। ईएमआरएस की ऑल वैकेंसीज के लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ईएमआरएस के सिलेबस में जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है वो ऑल वैकेंसीज के लिए सेम है, क्योंकि उसमें एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज जनरल अवेयरेंस की ये सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर की प्लेलिस्ट में जाइए। वहां आपको जनरल अवेयरेंस की जो फर्स्ट क्लास है वो प्रोवाइड कराई गई है। वहां जाकर आप उस क्लास को देख सकते हैं। अगर आपको वो क्लास बेनिफिशियल लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल जीएस एग्जाम मेंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट इन 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। राइट टू एजुकेशन क्या होता है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार क्या होता है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार ये कहता है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसी अधिकार के लिए भारत सरकार ने क्या किया? इसी अधिकार के लिए भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को चलाया। किसको चलाया? सर्व शिक्षा अभियान को चलाया। शिक्षा के अधिकार के लिए ही भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को चलाया। सर्व शिक्षा क्या होती है कि भारत के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसीलिए राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत सर्व शिक्षा अभियान को चलाया। अब हम पढ़ेंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 है, आरटीई 2009 है, वो क्यों आई? आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें आरटीई 2009 लानी पड़ी और किस समिति की सिफारिश पर इसे लेकर आए और किस सन में लेकर आए? ठीक है, तो आरटीई जो है वो किस लिए आई? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो ये सुनिश्चित करने के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करता है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई है वो क्या कहती है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है? जो हमारी नर्सरी से क्लास फर्स्ट तक की एजुकेशन होती है वो एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाती है। इसी एलिमेंट्री एजुकेशन के राइट के लिए ही जो आरटीई है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करती है। अब आरटीई के लिए शिक्षा के अधिकार के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? आखिर शिक्षा के अधिकार के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग 4, कौन से भाग 4 के अनुच्छेद 45 और डीपीएसपी के अनुच्छेद 39F में राज्य वित्त पोषित और साथ ही न्याय संगत और सुलभ शिक्षा का प्रावधान था। कहने का मतलब ये है कि मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 45 और डीपीएसपी के अनुच्छेद 39F में ये कहा गया है कि राज्य जो है वो वित्त पोषित और साथ ही न्याय संगत और सुलभ शिक्षा प्रदान करेगा। अब यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन ये होगी कि यहाँ पे डीपीएसपी क्या है? ये जो डीपीएसपी है ये क्या है? तो देखिए, डीपीएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डीपीएसपी क्या होती है? डायरेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी की ये फुल फॉर्म होती है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 45 और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अनुच्छेद 39F में राज्य वित्त पोषित और साथ ही न्याय संगत और सुलभ शिक्षा का प्रावधान किया गया था। अब आपसे यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व
भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो किस भाग के अंतर्गत आते हैं? भाग 4 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? भाग 4 के अंतर्गत। अब यहाँ से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हमें इस क्वेश्चन को याद रखना है कि शिक्षा का जो अधिकार था उसका पहला आधिकारिक दस्तावेज कब आया था और किस समिति की रिपोर्ट पर आया था। तो शिक्षा के अधिकार का जो पहला आधिकारिक दस्तावेज था 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट पर आया था। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हमसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तापस मजूमदार समिति 1999 की स्थापना की गई। तापस मजूमदार जो समिति है उसकी स्थापना कब की गई? 1999 में की गई, जिसमें अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस समिति के तहत अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया। तो हमें यहाँ पर याद रखना है वो कौन सी समिति होगी? तापस मजूमदार समिति 1999। 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन ने संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान के किस भाग में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया। तो संविधान के भाग 3 में, कौन से? संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया। और किस संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया? 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत किया गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसमें अनुच्छेद 21A शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A शामिल किया गया, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। अब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किसने बनाया था? अनुच्छेद 21A ने। यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनते हैं, हमें याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो है अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया। तो वो हो जाएगी तापस मजूमदार समिति। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि संविधान के किस भाग के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत। और किस संवैधानिक संशोधन के तहत बनाया गया? तो 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत बनाया गया। कब बनाया गया? 2002 में बनाया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनेगा कि अनुच्छेद 21 में किसे शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 21 जो है वो किसके लिए बनाया गया? अनुच्छेद 21 जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया, तो अनुच्छेद 21 के तहत बनाया गया। इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुवर्ती कानून का प्रावधान किया गया है, मतलब इसमें जो है RTE के तहत कानून बनाया गया है। अब शिक्षा के अधिकार की जो विशेषताएं हैं उनको हम पढ़ेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, इसकी क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो देखिए RTE अधिनियम का जो लक्ष्य है वो 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। जो RTE का मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि 6 से 14 वर्ष के जो सभी बच्चे हैं पूरे भारत में, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रदान करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। RTE का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि पूरे भारत में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त कर सके, कोई भी इससे वंचित ना रहे, इसलिए RTE लाई गई है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि ये शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है। कौन लागू करता है? अनुच्छेद 21A। वही मिस्टेक यहाँ पे A नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे A हो जाएगा। अनुच्छेद 21A के तहत जो है वो मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21A। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि यह अधिनियम
समाज के वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण का आदेश देता है। कौन सा अधिनियम? राइट टू एजुकेशन एक्ट। कौन सा अधिनियम? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो समाज के वंचित वर्गों के लिए, वंचित वर्ग में कौन कौन से हैं शामिल? SC ST हो सकते हैं, सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग हो सकता है, अलग रूप से सक्षम वर्ग हो सकते हैं। ठीक है, ये सभी जो है वंचित समूह के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ 25% आरक्षण की बात हो रही है। RTE जो है, RTE है, इसमें जो सभी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें जो है जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए 25% जो सीटें हैं वो रिजर्व रहेंगी, क्योंकि RTE के तहत कोई भी वंचित वर्ग का बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जिनकी जो इनकम है, इनकी आय जो है वो 2.5 लाख से कम है, वो बच्चा RTE के तहत किसी भी प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। RTE के तहत उस स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की जो शिक्षा होगी वो बिल्कुल फ्री होगी। किसी भी प्राइवेट स्कूल में कोई भी वंचित वर्ग का जो बच्चा है वो RTE के तहत जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर सकता है, जिसमें 25% सीटें जो हैं वो इन्हीं वंचित वर्गों के समूह के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि RTE के तहत वंचित वर्गों के बच्चों के लिए कितने % आरक्षण सीटों का प्रावधान किया गया है, तो कितने % सीटें हो जाएंगी? 25%। अब देखिए यहाँ से हम RTE के फीचर्स पढ़ेंगे। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, इसके क्या फीचर्स हैं, ये क्या मानदंड और मानक निर्धारित करता है? तो सबसे पहला इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा छात्र शिक्षक अनुपात, PTR। PTR का मतलब क्या होता है? PTR। P का मतलब होता है पुपिल, T का मतलब टीचर और R का मतलब होता है रेशियो। ठीक है, पुपिल टीचर रेशियो मतलब छात्र शिक्षक अनुपात। छात्र शिक्षक अनुपात सबसे पहले प्राइमरी लेवल पर देखेंगे। प्राइमरी लेवल पर जो छात्र शिक्षक अनुपात होगा वो 30:1 होगा। कितना? 30:1। मतलब 30 बच्चे जब होंगे एक शिक्षक होगा, 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा, यानी कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। और अपर प्राइमरी लेवल पर हो जाएगा 35:1, मतलब 35 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से इसके बारे में RTE के जो फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इमारतें और बुनियादी ढांचा, मतलब बच्चा जो है वो खुले में बैठ के नहीं पढ़ेगा, धूप में नहीं पढ़ेगा, उसकी शिक्षा के लिए प्रॉपर स्कूल होने चाहिए और उनका बुनियादी ढांचा होना चाहिए, इमारतें होनी चाहिए, जिसके छत बच्चा जो है वो छत के नीचे ही शिक्षा ग्रहण करेगा, खुले में शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए अच्छा बुनियादी ढांचा होना चाहिए, जो स्कूल है उनका बुनियादी ढांचा अच्छा होना चाहिए। स्कूल कार्य दिवस का मतलब क्या हुआ कि स्कूल में कितने घंटे तक कार्य होगा, एक बच्चे को आप कितने घंटे तक शिक्षा प्रदान करेंगे। तो एक बच्चे को एक दिन में 7 घंटे, एक दिन में 7 घंटे ही बच्चे को आप स्कूल में रख सकते हैं, इसके अलावा आप बच्चे को स्कूल में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो स्कूल कार्य दिवस जो हो जाएगा वो एक दिन में 7 घंटे, मतलब जो एक दिन में स्कूल जो है वो सिर्फ 7 घंटे तक ही खुलेगा, इसके अलावा स्कूल जो है एक भी घंटा एक्स्ट्रा नहीं खुलेगा। एक दिन में आप एक बच्चे को 7 घंटे ही पढ़ा सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं पढ़ा सकते। शिक्षक कार्य घंटे का मतलब क्या हुआ कि शिक्षक जो है वो कितने घंटे कार्य करेगा। तो शिक्षक RTE के तहत जो शिक्षक कार्य घंटा जो है बताया गया है वो एक सप्ताह में एक शिक्षक जो है वो 45 घंटे कार्य करेगा। कितने घंटे? 45 घंटे। एक सप्ताह में एक शिक्षक जो है वो 45 घंटे कार्य करेगा। ये RTE में स्पष्ट रूप से बताया गया है।
स्कूल जो है वो एक दिन में 7 घंटे खुलेगा। एक शिक्षक जो है एक सप्ताह में 45 घंटे कार्य करेगा। और अगर टोटल स्कूल कार्य दिवस की हम बात करेंगे तो पूरी साल में, मतलब एक ईयर में, एक साल में स्कूल जो है 200 घंटे खुलेगा। कितने घंटे स्कूल खुलेगा? 200 घंटे खुलेगा। टोटल 365 दिन होते हैं, जिसमें से सभी छुट्टियां निकालकर एक साल में एक स्कूल जो है वो 200 घंटे खुलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आरटीई के तहत क्या निषेध है। निषेध का मतलब क्या होता है? निषेध का मतलब क्या होता है कि क्या बैन है इसमें। ठीक है, क्या बैन है, इसमें हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो आरटीई के तहत आप बच्चे को शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं। किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं, बच्चे को मारपीट, बच्चे के साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं, उसे किसी भी कार्य के लिए मानसिक उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं, उसे डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, किसी तरह का मानसिक उत्पीड़न नहीं दे सकते हैं। आरटीई के तहत बिल्कुल बैन है ये। अगर आपने ऐसा किया तो आपके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रियाएं। स्क्रीनिंग प्रक्रियाएं क्या होती है? कुछ स्कूलों में बच्चे के मतलब एडमिशन के लिए उसका जो है एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। कुछ स्कूलों में बच्चे के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। जो प्रोसेस होती है वो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल बैन है। आरटीई के तहत स्क्रीनिंग प्रक्रियाएं बिल्कुल बैन है। अगला है कैपिटेशन शुल्क। कैपिटेशन शुल्क क्या होता है कि जो स्कूल होते हैं वो अपने मार्केटिंग के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, अपने जो उनकी क्लासेस होती हैं उनमें एसी लगाते हैं, टाइल्स बिछाते हैं, तो अपनी मार्केटिंग के लिए स्कूल को बहुत ही अच्छा उसका निर्माण करते हैं। निर्माण कितना भी कर लें, लेकिन आप उसका जो शुल्क है वो बच्चे से या उसके पेरेंट्स से नहीं ले सकते हैं। तो ये जो कैपिटेशन शुल्क है यही होता है, एक तरह से ये फंडिंग शुल्क होता है जो स्कूल के फंड के लिए जाता है। ये शुल्क जो है, ये जो फीस है वो आप बच्चे से नहीं ले सकते हैं, ना ही उसके पेरेंट्स से ले सकते हैं। तो कैपिटेशन शुल्क जो है वो बिल्कुल बैन है। किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क जो है कोई भी स्कूल नहीं ले सकता है। अगला है शिक्षकों के द्वारा निजी ट्यूशन। कुछ शिक्षक जो होते हैं स्कूल के अलावा जो है बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब ट्यूशन पढ़ाते हैं। ये स्कूल के मतलब स्कूल में उस हिसाब से नहीं पढ़ाते और बच्चों से कहते हैं कि मैं आपको ट्यूशन पढ़ाऊंगा, जबरदस्ती कुछ फोर्स भी करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी जाते हैं, तो वो बिल्कुल बैन है। शिक्षक जो है वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। वो सिर्फ जितना पढ़ाएगा स्कूल में ही पढ़ाएगा, बच्चे को एक्स्ट्रा क्लासेस उसकी नहीं लेगा, निजी ट्यूशन नहीं देगा उसे। बिल्कुल बैन है ये आरटीई के तहत। अगर आप बिना मान्यता के स्कूल चलाते हैं तो इस पे आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, इसलिए आप बिना मान्यता के स्कूल नहीं चला सकते। ये आरटीई के तहत निषेध है। अब हम पढ़ेंगे कि आरटीई अधिनियम जो 2009 था इसकी क्या अचीवमेंट थी, क्या उपलब्धियां थी इसकी। ठीक है, तो आरटीई अधिनियम उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से कक्षा 8 में नामांकन बढ़ाने में सफलतापूर्वक कामयाब रहा। कहने का मतलब ये है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर था कक्षा 6 से कक्षा 8, उसमें नामांकन मतलब होता है एडमिशन, ज्यादा से ज्यादा बच्चे एडमिशन लेने लगे। ठीक है, इसमें सफलतापूर्वक कामयाब रहा। देखिए प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की जो कक्षाएं होती है वो प्राथमिक स्तर होता है, और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की जो कक्षाएं होती हैं वो उच्च प्राथमिक स्तर पर होती है। ठीक है, तो जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के जो बच्चे थे वो स्कूल में एडमिशन लेने लगे। पहले क्या हुआ करता था कि सिर्फ गरीब बच्चे ही प्राथमिक स्कूल में पढ़ते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते थे। क्या करते थे, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते थे क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। इसलिए सरकार ने आरटीई को लाई, सरकार जो है आरटीई को लेकर आई। इस आरटीई ने इस नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाने में सफलतापूर्वक कामयाबी हासिल की है। ठीक है, आगे है कड़े बुनियादी ढांचे के मानदंडों के रूप में स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले क्या हुआ करता था कि जो सरकार के द्वारा स्कूलों के लिए
स्कूल के निर्माण के लिए जो पैसा आता था वो मास्टर हड़प लेते थे, स्कूल का निर्माण नहीं कराते थे, बच्चों को खुले में ही शिक्षा प्रदान करते थे, पेड़ के नीचे धूप में ठंड में ऐसे ही बच्चे जो हैं पेड़ के नीचे ही शिक्षा प्राप्त करते थे। तो इस पर सरकार ने जो है सख्ती बरती और इसमें कड़े नियम बनाए जिनसे इन सब चीजों में सुधार आया। फिर कह रहा है कि 3.3 मिलियन से अधिक छात्रों ने आरटीई के तहत 25% कोटा मानदंड के रूप में प्रवेश जो है प्राप्त किया। 3.3 मिलियन से अधिक छात्रों ने आरटीई के तहत 25% कोटा मानदंड के तहत प्रवेश प्राप्त किया। मतलब जो 25% आरक्षण की बात की गई थी उसके तहत जो है 3.3 मिलियन से अधिक छात्रों ने आरटीई के तहत एडमिशन लिया। इसने देश भर में समावेशी और सुलभ इसने देश भर में शिक्षा को क्या किया, समावेशी और सुलभ बनाया। समावेशी क्या होती है, समग्र, सभी के लिए, सुलभ मतलब अच्छा होता है, ठीक है। तो इसने शिक्षा को देश भर में समावेशी और सुलभ बनाया, सभी के लिए अच्छा और एक समावेशी माहौल तैयार किया जिससे बच्चे मिलजुल कर शिक्षा ग्रहण कर सकें। अब हम पढ़ेंगे कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, इसमें कौन कौन सी ऐसी अभियान थे, योजनाएं थी जो शामिल की गई थी, ठीक है। सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान नाम से एक एकीकृत योजना शुरू की। ये देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, ये हमें याद रखनी है कि किस सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया। तो समग्र शिक्षा अभियान नाम दिया गया था उसे। इसके तहत ये एक योजना थी, एकीकृत योजना थी समग्र शिक्षा अभियान, ये एक एकीकृत योजना थी। इसी के तहत जो है इसमें 3 योजनाएं शामिल की गई हैं। कौन कौन सी है वो योजनाएं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा पर केंद्रित प्रायोजित योजना। कौन कौन सी हो गई, नंबर 1 सर्व शिक्षा अभियान, नंबर 2 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, नंबर 3 होगी शिक्षक शिक्षा पर केंद्र प्रायोजित योजना। अब हम पढ़ेंगे कि उठाए जाने वाले कदम, आरटीई के तहत कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, इसके तहत कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो पहला हो जाएगा अल्पसंख्यक धार्मिक स्कूलों को आरटीई के तहत लाने की जरूरत है। अल्पसंख्यक धार्मिक स्कूलों का मतलब क्या है, जो मदरसे वगैरह होते हैं उनको आरटीई के तहत लाने की जरूरत है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर फोकस किया गया है, ठीक है। जो हमारे जो मुस्लिम स्कूल होते हैं जिन्हें हम मदरसा वगैरह बोलते हैं, उनके लिए आरटीई के तहत उन स्कूलों को लाने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा की मात्रा से अधिक शिक्षा की गुणवत्ता देने पर जोर की जरूरत है। हम क्या यहाँ पे ध्यान रखेंगे, शिक्षा की जो मात्रा है उससे अधिक बच्चा जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करे, इस पर आरटीई ने जोर दिया है। शिक्षण पेशे को आकर्षक बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। शिक्षण पेशे को आकर्षक मतलब क्या होता है कि बच्चा उसमें आनंद, मतलब बच्चे को आनंद आ सके, ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे बच्चा आकर्षित होकर स्कूल जा सके। समग्र रूप से समाज को बिना किसी पक्षपात के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने की आवश्यकता है। किसे, समग्र रूप से समाज को समग्र रूप से बिना किसी पक्षपात के, मतलब किसी जाति भेदभाव के बच्चे को नहीं, समग्र रूप से बिना किसी पक्षपात के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने की आवश्यकता है। इसमें समाज को भी उतना ही ध्यान देना होगा जितना सरकार दे रही है, जितना ये हमारे नियम है, कानून है, आरटीई है, तो ये सभी जो हैं बच्चों के लिए बनाए गए हैं। तो उतना ही इसमें समाज का भी योगदान रहेगा कि समाज भी उसमें अपनी पूरी भागीदारी दे, जिससे बच्चा जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त कर सके। आरटीई अधिनियम के बारे में सब कुछ यहाँ पे देखिए, एक बार हम एक डिटेल में सब कुछ पढ़ लेंगे यहाँ पे एक नजर में। ये 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग, कक्षा 1 से कक्षा 8 के बच्चों को पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। कहने का मतलब क्या है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं, पड़ोस के स्कूल का मतलब है कि ये स्कूल जो होंगे वो ज्यादा दूरी पर नहीं होंगे, बच्चों के घर से ज्यादा दूरी पर नहीं होंगे, उनके घर के पास में ही होंगे और उनमें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की गारंटी जो है आरटीई देता है।
ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर लागू है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे ये पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर, हमसे ये पूछा जा सकता है कि आरटीई जो है वो किसके लिए अपवाद है, तो जम्मू कश्मीर के लिए अपवाद है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में आरटीई जो है वो लागू है। आरटीई को संसद में कब पारित किया गया था, तो 6 अगस्त 2009 को। कब, ये हमें डेट याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट हमें ये याद रखनी है, पूछी जा सकती है। 6 अगस्त 2009 को आरटीई को जो है संसद द्वारा पारित किया गया और इसे लागू कब किया गया, अप्रैल 2010 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, हमें याद रखनी है। आरटीई जो है उसे संसद में पारित किया गया था 6 अगस्त 2009 को और लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। फिर कह रहा है कि अधिनियम पारित होने के साथ भारत दुनिया के उन 135 देशों में से एक बन गया जिन्होंने शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाया। ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा जो भारत है, इस अधिनियम आरटीई को पारित करने के बाद हमारा जो देश है भारत जो है वो 135 देशों में बन गया, 35 देशों में से एक हो गया जिन्होंने शिक्षा को बच्चे का मौलिक अधिकार बनाया। 135 देशों में भारत जो है वो एक बन गया जिन्होंने शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाया। अधिनियम में 25% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। जो मैंने पहले आपको बताया था 25% आरक्षण की जो बात की गई थी वो यही है कि इस अधिनियम में 25% जो बच्चे हैं वो किसी भी वंचित वर्ग से जो बच्चे हैं वो आरटीई के तहत जो है वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, जिनके लिए 25% सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। अगला कह रहा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूल। निजी स्कूल का मतलब क्या होता है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं आरटीई के तहत उन बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी। अब देखिए, ये कह रहा है कि ये सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को अभ्यास से प्रतिबंधित करता है। कहने का मतलब ये है कि जिन स्कूलों में मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे स्कूल अगर स्कूल चला रहे हैं तो उनको बिल्कुल बैन करता है ये, और उन्हें क्या करता है, और उन्हें अधिनियम के तहत परिभाषित बुनियादी मानकों को पूरा करने के लिए 3 साल का समय देता है। उनसे कहता है कि भाई आपके स्कूल में मान्यता प्राप्त नहीं है, आप 3 साल के अंदर अंदर मान्यता प्राप्त कर ले, नहीं तो आपका स्कूल बिल्कुल बैन हो जाएगा। अगर तब भी वो ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। और जो है वो स्कूल जो है कोई भी दान या कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा, बच्चे से कोई भी दान या कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा। कैपिटेशन शुल्क मैंने आपको पहले ही बताया था, स्कूल जो होते हैं वो अपनी मार्केटिंग के लिए अपने स्कूल का जो निर्माण है बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, जिसका शुल्क वो बच्चों से नहीं ले सकते हैं और ना ही उनके माता पिता से ले सकते हैं। और प्रवेश के लिए बच्चे या माता पिता का कोई भी साक्षात्कार नहीं करने का प्रावधान करता है। और बच्चे के एडमिशन के लिए ना ही बच्चे का कोई टेस्ट लिया जाएगा, जैसे स्कूलों में जो है उनका एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता था वो भी नहीं लिया जाएगा, और ना ही उनके माँ बाप का किसी भी तरह का साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार का मतलब है टेस्ट, उनके माँ बाप का टेस्ट कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं, इस तरह का कोई भी साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। ये आरटीई के तहत बिल्कुल बैन है। आईएल में प्रावधान है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, कौन सी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, निष्कासित नहीं किया जाएगा या बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि आईएल में ये प्रावधान किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई भी स्कूल जो है, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की जो शिक्षा है वो अगर बच्चा पूरा कर रहा है तो कोई भी स्कूल उसे स्कूल से निष्कासित नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप हमारे YouTube चैनल जीएस एग्जाम मेंटर को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे चैनल को शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।